नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीवी कोचिंग में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीवी कोचिंग में अब सारे सिलेबस स्टार्ट हो गए हैं, हाई स्कूल और इंटर और अदर कंपटीशन के लिए। तो आज हम लोग जा रहे हैं जो पढ़ने इंटरमीडिएट का फिजिक्स जो फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपसे मेरा उम्मीद है कि आप लोग मेरा ये वीडियो देखने से पहले कॉपी और कलम साथ में लेके बैठे, या तो साथ में नोट बनाते रहें या तो पीडीएफ आप लोग लोड कर लें। तो आइए मेरे दोस्त हम लोग पढ़ते हैं, और आपसे एक मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। आइए मेरे दोस्त पहले हम उसका सिलेबस समझते हैं कि इसकी सिलेबस पहले अध्याय में क्या है। तो पहला अध्याय जो हमारा इंटरमीडिएट का जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, ये एकदम एनसीईआरटी बुक से हम आपको जो पढ़ाएंगे पूरा एनसीईआरटी बुक से रहेगा मेरे दोस्तों। तो पहला अध्याय है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये पहला आपका जो अध्याय है फिजिक्स का, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें मेरे दोस्त क्या क्या पढ़ना है, तो हर टॉपिक आपको मैं बता देता हूं, उसी के अनुसार से हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो पहला मेरे दोस्तों आज हम लोग को पढ़ना जो है, और जो अगले वीडियो में पढ़ना है, मैं पूरा आज सिलेबस बता रहा हूं। इसी में से जो सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे जिस वीडियो में, उसका वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो देखिए पहला सिलेबस है इसमें जो हमारा वैद्युत आवेश, दूसरा क्या है चालक तथा विद्युत रोधी, तीसरा पढ़ना है मुझे प्रेरण द्वारा आवेशन, चौथा पढ़ना है वैद्युत आवेश के मूल्य गुण, और पांचवा पढ़ना टॉपिक जो कूलाम नियम, और छठवां पढ़ना है मेरे दोस्तों बहुल आवेशों के बीच बल, और सातवां पढ़ना है कि वैद्युत क्षेत्र, आठवां पढ़ना है विद्युत क्षेत्र एवं रेखाएं, और नौवां जो पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स, दसवां जो पढ़ना है मेरे दोस्तों वैद्युत द्विध्रुव, और 11वां जो है एक समान वाह क्षेत्र में द्विध्रुव, और जो 12वां पढ़ना है सतत आवेश और वितरण, और 13 जो पढ़ना है गाउस का नियम, और 14 पढ़ना है गाउस के अनुप्रयोग। तो मेरे दोस्तों इतना टॉपिक हम फर्स्ट लेसन में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में इतना लेसन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत आवेश। अब मेरे दोस्त वैद्युत आवेश से पढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें, और जेबी कोचिंग को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, और लाइक और कमेंट करें, क्योंकि आपके मन में जो आउट है वो डाउट करने के लिए आपको कमेंट करना जरूरी पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इस अध्याय में पहला हम लोग जब पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, पहला जो पढ़ना है मेरे दोस्त मुझे पढ़ना है कि वैद्युत आवेश। अब मेरे दोस्त देखते हैं कि वैद्युत आवेश मेरा क्या होता है। तो देख लीजिए जो हमारा विद्युत आवेश है मेरे दोस्त, अब किसे कहते हैं। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। जैसे मेरे दोस्त अब कोई भी कह रहा है क्या, किसी पदार्थ का कोई भी पदार्थ हो, वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि। अब मेरे दोस्त ये देख लीजिए बहुत से हमारे जो स्टूडेंट है कि वो समझते नहीं कि अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं। तो हम थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो अदिश राशि देखिए मेरे दोस्त उसे कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जिसे हम व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त कभी कभी सदिश राशियां भी पूछता है। तो सदिश राशियां किसे कहते हैं कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब मेरे दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा कि सदिश और अदिश किसे कहते हैं। और इसकी देखिए एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो हम Q बराबर n, जहां हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मतलब E के बराबर 1.6 गुणे 10 पे 19 कूलाम होता है। तो इस नियम को आवेश का क्वांटीकरण भी कहते हैं। अब मेरे दोस्त देख लीजिए कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब मेरे दोस्त ये तो आपने जान गया कि इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसे जानने के लिए हम आइए आपको बता देते हैं कि ये 6.25 कहाँ और 10 पे गुणे 18 इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित होते हैं, इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़े हैं
हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी। ये क्या होता है? धारा गुणे समय। आवेश बराबर धारा गुणे समय। ये फर्स्ट हम क्या मानते हैं? इक्वेशन। अब मेरे दोस्त अभी अभी हमने देखा है कि Q बराबर जो होता है एन ई। एन जब क्या है? नंबर उसका दर्शाता है। ई क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉन। तो अब हम Q का मान अगर समीकरण 2 में रख दें, क्या करें? समीकरण 2 में रख दें, तो जब रखेंगे तो लिख सकते हैं क्या? I इंटू टी बराबर क्या लिख सकते हैं? एन ई। तो मेरे दोस्त मुझे क्या निकालना है? नंबर इलेक्ट्रॉन, नंबर संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एन को निकालना है। तो हम लिख सकते हैं एन बराबर क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी अपन ई। अब मेरे दोस्त क्या करना है? ई का मान देखिए, आई का मान क्या लेंगे? 1 एम्पियर। क्या लेंगे? 1 एम्पियर। और मेरे दोस्त टी बराबर क्या लेंगे हम? 1 सेकेंड। क्या लेंगे? 1 सेकेंड। और जो ई बराबर क्या लेंगे मेरे दोस्त? यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरे दोस्त इस समीकरण में हम मान लेते हैं ए, इसमें पुट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? पुट करते हैं। तो हम रखेंगे एन बराबर, अब देख लीजिए, 1 गुणे 1 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मेरे दोस्त अब क्या करना है? अब इसको क्या करना? इसका गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको जब हम देखिए मेरे दोस्त, अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 गुणे लिख सकते हैं 10 पे, प्लस में अब 19 हो गया, क्योंकि नीचे जब माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब मेरे दोस्त ये 1.6 है, तो अब दशमलव हटाने के लिए एक अंक पे जब रहता है तो हम क्या करते हैं? 10 से गुणा 10 से भाग कर देते हैं। तो जब 10 से गुणा करेंगे मेरे दोस्त तो देखेंगे कि n बराबर, अब लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे 10 गुणे 10 पे 19 घात बटा आ गया क्या? 16, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो 1 दशमलव है, तो ये क्या हो गया? दशमलव हट गया। अभी देखेंगे भाग नहीं जाएगा। अब मेरे दोस्त एक जीरो हम इसमें से निकाल दें तो क्या लिख सकते हैं? 100 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा? 18। अब बट्टा में अब कितना आएगा मेरे दोस्त? 16। अब 16 से जब हम भाग देंगे तो मेरे दोस्त 16 से जब भाग देंगे तो कितना बार में जा सकता है? तो अब मेरे दोस्त 16 बार में, 16 छक्के 96, बचा कितना? 16 छक्के, अगर देखिए 100 है, मुझे 16 से भाग देना, तो पहले 16 छक्के 96 6 बार में गया, बचा कितना? बचा कितना आपका? 4। 4 दशमलव लगा देंगे तो मेरा 40 हो गया। तो 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80। ये मेरा आ गया 2.5 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन। लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। मेरे दोस्त क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो ये अभी हमने प्रूव कर लिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो मेरे दोस्त 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होते हैं। अब आइए मेरे दोस्त आगे देखते हैं। अब देखना मुझे क्या? आवेशों के प्रकार। इसी के अब आवेश को देखना है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। अब इसे समझते हैं। देखिए विलियम गिलबर्ट्स के अनुसार, विलियम गिलबर्ट्स ने क्या बताए थे, अभी मैं बता रहा हूं कि वस्तुओं के घर्षण से दो सतहों के आवेश, क्या कह रहा है कि वस्तुओं के घर्षण से दो सतहों के आवेश प्राप्त होते हैं, जिन्हें अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक नाम दिया। तो मेरे दोस्त देखिए, आवेश का खोज तो कौन किए थे? विलियम गिलबर्ट्स ने किए थे, लेकिन उनका जो नामांकन किए थे कौन किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। और धनात्मक तथा ऋणात्मक का नाम कौन दिए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। अब इसी प्रकार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं अब तो जान गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मतलब धनावेश क्या होता है। धनावेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश धनावेश कहते हैं। मेरे दोस्त देखिएगा, बहुत ही बारीकता है। अगर इसे आप समझ गए तो 100% है कि आप कहीं भूल नहीं सकते। देखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न धनावेश कहते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लें, एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं। मेरे दोस्त अब समझ लीजिएगा कि जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो लोन तो पैसा मुझे मिलता है, लेकिन क्या होता है? मेरे ऊपर कर्जी होती है। लेकिन बैंक का होता है धनावेश होता है। धनावेश का मतलब क्या होना है? वो अपना पैसे को दूसरे को देता है, लेकिन उसकी पैसा
उसी का रहता है। अब ये समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं धनावेश। अब देख लीजिए, हम उदाहरण इसका समझ लेते हैं कि यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। अब मेरे दोस्त, ये बहुत ही देखिए, एक कांच के छड़ की रेशम के कपड़े पर अगर जब हम लोग रगड़ते हैं, बहुत बार हम लोग देखें कि अगर बहुत ही, जैसे हम लोग बहुत बार करते हैं कि कलम ले लेते हैं, मान लीजिए कोई कांच का हो तो कलम लेके अपने बाल में रगड़ लेते हैं। बाल में रगड़ने के बाद देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे कण को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो मेरे दोस्त, जो आकर्षित करने का गुण जो आता है वो क्या होता है, कांच का उसमें जो छड़ है वो क्या है, धनावेशित है, क्योंकि एक दूसरे को क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दे देता है, जिसके कारण वो क्या होता है, धनावेशित होता है। अब इसी प्रकार ऋणावेशित मतलब नेगेटिव चार्ज देखते हैं। तो नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहते हैं। मतलब ये हुआ दोस्त, अभी हमने आपको बताए थे कि बैंक से हमने कर्जी लिया, मतलब लोन जो लिए, मान के चले हम तो लिए, पैसा तो मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे पास क्या है, कर्जी है। तो उसी प्रकार मेरे पास तो पैसे की अधिकता हो गई, लेकिन मेरा पैसा क्या है, कर्जी है, क्योंकि मुझे उसे देना है। तो इसी प्रकार का रहा है कि जिसके मतलब जो इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेशित होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे में उसमें अधिकतम होते हैं, मतलब जो पॉजिटिव होते हैं वो दे देते हैं, और जो मतलब ऋणावेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि यदि एबोनाइट की छड़ को फर मतलब क्या होता है, बिल्ली की खाल, फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिससे एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाता है। मेरे दोस्त, जैसे बिल्ली की खाल पर जब रगड़ते हैं तो मेरा एबोनाइट की जो छड़ है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम उसमें संख्या हो जाती है, इसलिए वो क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब मेरे दोस्त, अगला टॉपिक जो मुझे पढ़ना है, इसमें से देखिए यहाँ पे हम जो आपको बताए थे कि दूसरा जो टॉपिक है मेरा, क्या पढ़ना है मुझे, चालक तथा विद्युत रोधी। अब चालक तथा विद्युत रोधी किसे कहते हैं, आइए मेरे दोस्त देखते हैं चालक तथा विद्युत रोधी क्या होते हैं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल्स, मतलब पदार्थ। ठीक, तो विद्युत रोधी पहले समझते हैं। विद्युत रोधी आप लोग बहुत ही लोग समझते हैं कि विद्युत रोधी क्या होता है, आज उसको 100% क्लियर करना है। तो देखिए कैसे करना है कि वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, विद्युत रोधी कहलाता है, मतलब इंसुलेटर कहलाता है। जैसे कि आप लोग मेरे दोस्त, जैसे कि कांच, सूखी लकड़ी, पोर्सिलीन, प्लास्टिक, पीवीसी आदि, जैसे देखते हैं कि मेरे दोस्त आप लोग बहुत देखे हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर पे जो इंसुलेटर लगाया जाता है वो चीनी मिट्टी का बना होता है, पीवीसी का बना होता है। ठीक, तो उसी को क्या होता है कि उसमें जो करंट नगड़ के एकदम नहीं जाता है, जिसके कारण मेरा पोल क्या होता है, सुरक्षित रहता है। तो इसी प्रकार का रहा कि वे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रभाव सुगमता से नहीं होता है, क्या कहलाता है, विद्युत रोधी कहलाता है या इंसुलेटर कहते हैं। जैसे कांच, लकड़ी, मतलब सूखी लकड़ी, पोर्सिलीन, प्लास्टिक, पीवीसी आदि। अब हम लोग समझते हैं चालक क्या होता है। सेम टू सेम इसी का उल्टा है मेरा दोस्त, इसका होता है चालक, कंडक्टर जिसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होता है, चालक कहलाता है। तो मेरे दोस्त, ये ख्याल रहे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें होता है, चालक में। चालक जो होता है एक ऐसा चालक होता है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण हम जो धारा देते हैं ऑटोमेटिक ही क्या करती है, मेरा बल्ब जल जाता है। जैसे कि हम ले लेते हैं चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम, जास्ता आदि, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्त, सब के सब क्या है, ये आपका मतलब कंडक्टर है। तो अब आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ इसका इंपॉर्टेंट और भी है, जैसे कहते हैं परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, वे अचालक पदार्थ जिसमें विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालन के संचरित होता है, परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। जैसे कि दोस्त, अगर मान के चलिए
कांच, कांच है वो तो हम जानते हैं कि ये विद्युत रोधी है, लेकिन अगर जब वो भीग जाता है तो उसमें करंट फ्लो हो जाती है। जैसे अब मोम हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, अब्रक आदि, ये सब के सब क्या होते हैं कि हम उसे भीग जाने पे ही क्या करते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ मतलब उसमें चालकता के थोड़ा सा कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण झटका लग जाता है। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, अर्धचालक। अब हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जो अर्धचालक क्या है, ये कंपटीशन के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए, वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से काफी कम तथा अचालकों से अधिक होती है। मतलब क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जिनकी चालकता, जो चालकता चालकों से काफी कम हो, जो चालक है उससे क्या हो, काफी कम हो, लेकिन अचालकों से क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, सेलेनियम, कार्बन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलिनियम आर्सेनाइड आदि, ये सब के सब ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम दो पदार्थ मिला के बना लेते हैं कि वो कार्य क्या करने लगते हैं, चालक के कार्य करते हैं, अर्धचालक का कार्य करते हैं। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, अर्धचालक में ही बनता है। तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो मेरे दोस्त देखेंगे, लेकिन इसका देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपेक्षिक प्रतिरोध बार बार पूछ लेता कि अपेक्षिक प्रतिरोध अर्धचालक का कितना होता है, तो इसका होता है 10⁻⁵ से 10⁸ ओम मीटर के बीच में होता है मेरे दोस्त। अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ना है, मुझे देखिए मेरे दोस्त, अगला टॉपिक मुझे क्या पढ़ना है, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब क्या होता है मेरे दोस्त, इस पे समझते हैं। तो ये एनसीईआरटी का आपको पूरा नोट्स मिलेगा, एक एक टॉपिक मिलेगा। आप लोग एनसीईआरटी बुक से चाहेंगे तो आप लोग अपना मिला लेंगे। तो अब देख लीजिए मेरे दोस्त कि प्रेरण द्वारा आवेशन या प्रेरण विधि, जिसे कहते हैं क्या, इंडक्शन मेथड, इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंडक्शन मेथड। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, ये क्या होता है, किसी आवेश वस्तु को निकट रखने पर आवेशित वस्तु के निकटतम पृष्ठ पर विपरीत आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रेरण कहलाती है। मतलब कोई भी आवेश हो, मतलब कोई आवेश ना हो, मान के चलिए कोई हम ले लेते हैं, कोई अनावेशित है, लेकिन जब हम उसे किसी आवेश के पास रख देते हैं तो क्या होता है कि ऑटोमेटिक उसमें आवेश आ जाता है। तो आगे देखिए क्या इसका एग्जांपल में हम समझते हैं कि कह रहा है कि यदि विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे दो धातु के गोले ए बी को परस्पर संपर्क में रखे, चित्र ए। देख लीजिए मेरे दोस्त, हमने ये दो रख दिए हैं। ये जो इंसुलेटर, ये जो नीचे है जो स्टैंड है, ये इंसुलेटर है, कि मतलब ये विद्युत रोधी है। तो हम धनावेश छड़ को गोले ए के निकट रखते हुए दोनों गोलों को एक दूसरे से कुछ पृथक कर दें। अब मान के चलिए यहाँ पे हमने दोनों को रख दिया। अब मेरे दोस्त यहाँ पे दोनों को रख दिया, सटा के रख दिया, लेकिन बी वाला में देख लीजिए हमने जब एक धनावेशित प्लेट रखे तो हमने दोनों को क्या कर दिया, थोड़ा सा दूर रख दिए। जब दूर रख दें तब गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के छड़ की ओर आकर्षित हो जाने के कारण गोले ए के निकटवर्ती पृष्ठ ऋणावेश की अधिकता तथा गोले बी के पिछले पृष्ठ पर धनावेशित की अधिकता हो जाती है। अभी मेरे दोस्त हमने आगे भी पढ़े थे, आवेश में आपको बताए थे कि क्या होता है। अब देख लीजिए ये आवेश हमने जब ये रखा, कोई आवेश जब रखें तो देख रहे हैं कि जब इस पे जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट जो स्टैंड है उस पे जो हमने रखे हैं वो पे क्या होता है, ऋणावेशित। लेकिन जो दूसरा वाला क्या है, हमारा धनावेशित। धनावेशित का मतलब ये सोच रहा है कि अगर मेरे दोस्त, अगर ये वाला ये सोच रहा है कि इसको दे रहा है, जब ये भैया इससे ये ले रहे हैं तो कहीं और ये सोच रहे हैं कि क्या करें, एक और कोई और प्लेट मिल जाता तो उस पे क्रॉस कर जाते हैं और इस पे ये माइनस आ जाता। तो मेरे दोस्त यहां तक हमने समझ लिया कि बी पे क्या हो जाते हैं, अधिकता हो जाती है। तो यदि आवेशित छड़ को हटाकर गोले के बीच की दूरी बढ़ा दें तब इन दोनों गोले पर प्रेरित आवेशित एक समान रूप से फैल जाता है। इस प्रकार गोली ए पर ऋणावेशित तथा गोली बी पे धनावेशित हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त आपको ये देख लीजिए कि जब हम इनको क्या करें, जब इनको हटा दें, किनको हटा दें, जब ये छड़ जो लगाए थे हमने यहाँ पे जो आवेशित थे उनको हमने हटा दिए हैं, तो अभी देख रहे हैं कि एक पे जो फर्स्ट वाला है हमारा, ये जो है मतलब ये जो है
हमारा गोला और बी वाला है, ए पे देख रहे हैं कि ऋणावेशित हो जा रहा है और बी पे हमारा क्या है, धनावेशित हो जाता है। तो इस प्रकार मेरा क्या होता है कि जो हमारा प्रेरण द्वारा आपका आवेशन होता है, जिसे हम कहते हैं इंडक्शन मेथड। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्त ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपके जो मन में डाउट है उसे आउट कीजिएगा। और मेरे दोस्त आपको इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी मेरे दोस्तों के पास चला जाए और जेबी कोचिंग को आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। मेरे दोस्त थैंक यू फॉर वॉचिंग।